गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक और नई क्लास नए टॉपिक के साथ में। और आज का जो अपना टॉपिक है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेडिकल सर्जिकल के अंदर। नर्वस सिस्टम में जब भी अगर कोई पेपर बनाने का होता ना, कि अगर कह दे कि नर्वस सिस्टम में आपको पेपर बनाना है, तो पहला जो क्वेश्चन छपता ना नर्वस सिस्टम का, वो यही छपता है जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रोक। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं अपन स्ट्रोक या फिर सेरेब्रो वेस्कुलर एक्सीडेंट। स्ट्रोक, और इसको अपन CVA के नाम से भी जानते हैं, जिसकी मतलब होता है सेरेब्रो वेस्कुलर स्क्यूलर एक्सीडेंट। ठीक है, स्ट्रोक या सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट। और अगर अपन बात करें ना, तो विंटर के अंदर जैसा अभी का जो टेम्परेचर चल रहा है ना एकदम लो, ठीक है, सर्दी के टाइम में ये मोस्ट कॉमन डिजीज होती है, बहुत देखी जाती है सर्दी के अंदर। बहुत केस आते हैं स्ट्रोक के हॉस्पिटल इमरजेंसी के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। स्ट्रोक क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास में आती है इसकी परिभाषा कि स्ट्रोक और जो सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट है वो होता क्या है। जब मस्तिष्क की रक्त आपूर्ति अचानक कम या बंद हो जाए और मस्तिष्क की किसी रक्त नलिका के फटने के कारण, ठीक है, क्या होता है, मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति अचानक कम या बंद हो जाए, अथवा मस्तिष्क की किसी रक्त नली के फटने से रक्त स्राव हो जाए, इस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं? सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट या फिर स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे इस स्थिति को? सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है ना, ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होती है, वो क्या होती है, या तो उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाता है। ठीक है, अब ब्लॉकेज आ गया तो सीधी सी बात है कि ब्लड आगे फ्लो ही नहीं करेगा। ब्लड फ्लो नहीं करेगा तो सेल्स क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि रक्त नलिकाएं फट गई, जो ब्लड वेसल्स होती है ना वो रप्चर हो जाती है। अब रप्चर हो जाएगी, मान लो ये अपना ब्रेन है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। अब ये बीच में अपना ब्रेन आ गया, है ना। अब क्या हुआ, ब्लड वेसल्स फट गई तो रक्त कहां पे भरेगा? जो ब्लड वेसल्स है वो तो यहीं भरेगा। अब ये ब्लड प्रेशर क्या करेगा? इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा। क्यों? क्योंकि दबाव बनेगा। तो दबाव बनने के कारण क्या होगा, जो ब्रेन की जो सेल्स है ना वो डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं स्ट्रोक या फिर सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट। जो किसके कारण होता है? या तो रक्त की आपूर्ति बंद हो गई या कम हो गई उसके कारण होता है, या फिर ब्रेन के अंदर क्या हो गया, हेमोरेज, जो ब्लड वेसल्स है वो फट गई, उसके कारण होता है सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट या फिर स्ट्रोक। अपन बात करते हैं कॉजेस। कॉजेस क्या क्या होते हैं सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट के? सबसे पहला आता है धूम्रपान, मतलब स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग के कारण क्या होता है? सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट होता है। दूसरा आता है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस के कारण भी सबसे ज्यादा क्या होता है? सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट होता है। फिर आता है बढ़ा हुआ रक्तदाब। बढ़ा हुआ रक्तदाब मतलब हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन क्या होता है? ये अच्छे से बनाते हैं इसको। ये आगे वेसल्स, ठीक है, वेसल्स के बीच में क्या है? ब्लड। ठीक है, ये ब्लड है, तो ये क्या करेगा? प्रेशर जनरेट करेगा। ठीक है, अब प्रेशर जनरेट करेगा तो हाईली चांसेस ये क्या हो जाएगी? फट जाएगी, और फटते ब्लड क्या जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी क्या कॉज होता है? सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक कॉज होता है। फिर एक वर्ड आता है यहां पर, अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? इसको अपन बोलते हैं क्लोट। क्लोट जम जाता है। कैसे? ये अपने पास के अंदर आई ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स आई, अब यहां पर बन गया प्लेग। ठीक है, ये पहले इतना बना, ठीक है, फिर और बड़ा, अब इतना हो गया। अब क्या हुआ, इतना पूरा हो गया, इसने अपना शेप ले लिया। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स, ब्लड जो है वो क्या है, यहां से आएगा, यूं आएगा, ठीक है, इससे आके टकरा रहा है, केवल कुछ पार्ट क्या जा रहा है ब्लड का बाहर। ठीक है, अब देखो, केवल इतना सा ब्लड की जो फ्लो है वो आगे जा रही है, तो इसके कारण क्या हुआ, ब्लड सप्लाई क्या होगी, कम हो गई। ब्लड सप्लाई कम हो गई, तो मैंने क्या बोला था, इसकी जो डेफिनेशन थी, परिभाषा थी,
कि ब्लड सप्लाई का बंद हो जाना या कम हो जाना, उसके कारण या फिर हेमोरेज के कारण क्या होता है, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट होता है या फिर स्ट्रोक होता है। तो ये होता है अपने पास के अंदर अथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब क्लॉट। क्लॉट के कारण क्या होता है, ब्लड सप्लाई हो जाती है कम। ठीक है, अब आता है एक और वर्ड, आर्टीरियल फिब्रिलेशन। आर्टीरियल फिब्रिलेशन का मतलब क्या होता है, जो क्लॉट है ना, ठीक है, ये जो क्लॉट अपन ने बात करी थी, ये क्या हो जाता है, ये ऊपर की साइड आ जाता है। ठीक है, हार्ट से कहा जाता है ऊपर, मतलब कि जो ब्रेन की जो वेसल्स वगैरह ना, वहां पर आ जाता है। इसको बोलते हैं अपन आर्टीरियल फिब्रिलेशन। इसके अंदर क्या होता है, आपने एक डिजीज का नाम सुना होगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, मतलब जो अपने पैरों की जो वेसल्स होती है ना, उसके अंदर क्लॉट बन जाते हैं। अब वो क्लॉट क्या करते हैं ना, ऊपर चढ़ जाते हैं, मतलब बॉडी में ऊपर आ जाते हैं, और ऊपर जाने के कारण वो कहाँ चल जाते हैं, हार्ट में चल जाते हैं। हार्ट उनको कहाँ भेज देता है, ऊपर की साइड भेज देता है, अपने स्कल की साइड में। तो ये कहीं ना कहीं जाके फंस जाएगा, और उसके कारण क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसको बोलते हैं अपन आर्टीरियल फिब्रिलेशन। दूसरा आता है वर्ल्ड मोस्ट फेमस कॉज, मोटापा, जिसको अपन बोलते हैं ओबेसिटी। ठीक है, ओबेसिटी अगर ज्यादा होगी तो ब्लड वेसल्स पे क्या होगा, वैसे दबाव पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इतना भारी भरकम शरीर जब कोई बंदा लेके जाएगा, तो एक जना तो शरीर संभालने के लिए चाहिए, दूसरा उसको खुद को संभालने के लिए चाहिए। तो ओबेसिटी के कारण क्या होता है, स्ट्रोक होता है। फिर आता है अधिक उम्र, इंक्रीज एज। क्या होता है, इंक्रीज एज। ठीक है, अब क्या होता है ना, जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी ना, तो मूव जो फिजिकल एक्टिविटी होती है ना, वो कम हो जाती है, घूमना फिरना कम कर देते हैं, क्योंकि इतना फिजिकल वर्क बचता ही नहीं है। तो फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो धीरे धीरे बॉडी में क्या बढ़ने लग जाएगा, फैट बढ़ने लग जाएगा। तो उसके कारण क्या हो जाता है, स्ट्रोक कॉज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है सिर की चोट, हेड इंजरी। ठीक है, अपन पढ़ेंगे हेड इंजरी। हेड इंजरी हुई, हेड इंजरी के कारण क्या हुआ, ब्लड जो था वो कहां पर आ गया, ब्रेन के जो सेल्स है उनके बीच में आ गया, जिसके कारण क्या हो गया, जो ब्रेन सेल्स थी वो हो गई डैमेज। ठीक है, तो ये थे अपने पास के अंदर कॉजेज किसके, स्ट्रोक या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट के। अब आता है अपने पास के अंदर स्ट्रोक के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स। ठीक है, टाइप ऑफ स्ट्रोक, टाइप ऑफ स्ट्रोक, जिसमें जो सबसे पहला जो टाइप आता ना, वो आता है अपने पास के अंदर इस्चेमिक स्ट्रोक। ठीक है, इस्चेमिक स्ट्रोक को आप कैसे समझोगे, ऑक्सीजन की कमी के कारण। ठीक है, इस्चेमिक जो स्ट्रोक होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी किसके कारण होगी, जब ब्लड का जो फ्लो है ना वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से लिख देता हूं इसको, किसके कारण होती है, ब्लड का फ्लो कम होने के कारण। ठीक है, जब ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा ना, तो सीधी सी बात है, जब ब्लड का फ्लो ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी। तो इसके कारण जो स्ट्रोक होता है ना, उसको अपन बोलते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक। ठीक है, इस्चेमिक स्ट्रोक हुआ, तो इसके कॉजेज अभी अपन ने पढ़े थे ना, अथेरोस्क्लेरोसिस ये वाला, इसमें क्या हुआ था, फ्लो कम हो गया था। ठीक है, ओबेसिटी, आर्टीरियल फिब्रिलेशन, ये वाला पढ़ा था ना, तो ये दोनों कॉज, और मोटापा भी इसी के अंदर आता है। तो ये दो तीनों जो कॉज होते हैं, क्या कॉज कराते हैं बॉडी के अंदर, मतलब पेशेंट के अंदर क्या कॉज करेंगे, इस्चेमिक स्ट्रोक। और इस्चेमिक का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण या ब्लड की कमी के कारण। और इस्चीमिया का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप होता है ये स्ट्रोक का। ठीक है, कितने परसेंट देखने को मिलता है, 90% केसेस के अंदर अगर स्ट्रोक का पेशेंट आता है ना, तो 90% चांसेस है उसको क्या देखने को मिलेगा, इस्चेमिक स्ट्रोक देखने को मिलता है। ठीक है, इसके के अंदर क्या होता है, इस प्रकार के अंदर ब्रेन को रक्त सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स में क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण ब्रेन को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है। अब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगी,
जिसके कारण क्या होगी, जो ब्रेन की जो सेल्स है ना वो क्या हो जाएगी, डैमेज। तो क्या होगा, जो ब्रेन की सेल्स है ना, ब्रेन सेल्स आर डैमेज, जो ब्रेन की जो सेल्स है ना वो डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो जब अपन इसका सिटी स्कैन देखते हैं ना, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, देखो। तो जो ये इसका सिटी स्कैन है अपने पास के अंदर, ये है ना, तो इस सिटी स्कैन के अंदर आपको ये देखना है, सिटी स्कैन है। ठीक है, ये मैं आपको पहले ना एक जनरल आउटलाइन करके बता रहा हूँ, उसके बाद मैं ना वापस मिटा के फिर आपको बताऊंगा क्लोट कैसे देखना है। तो आपको देखो ये बटरफ्लाई शेप जैसा दिख रहा होगा, ये जो मैं पेन से मार्क कर रहा हूं ना ये, ठीक है, ये क्या है, ये है वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल जहां पर क्या होता है, सीएसएफ होता है। ठीक है, ये वेंट्रिकल है, देखो पूरा बना हुआ है इसके अंदर, ये यहां से ये पूरा ये है ना, ये वेंट्रिकल है। ठीक है, अब यहां से देखना, ये बीच में हेमिस्फीयर की लाइन है। ठीक है, आई बात समझ में। और आपको जो ये दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये है स्कल। ठीक है, मतलब ब्रेन की लाइनिंग मान लो आप, ब्रेन की लाइनिंग है ये। ठीक है, मेनिंजेस जिसको बोलते हैं, है ना, मेनिंजेस वाली है ये मान लीजिए आप। ठीक है, अब आपको ना ये देखना है, ये समझ गए ना। तो अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये जो ब्लैक कलर का बना हुआ है ना, ये पूरा पार्ट, ये देखो, ये यहां से ये पूरा पार्ट, मैं इसको ऐसे अंडरलाइन ऐसे लाइन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये पार्ट किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है इस्चेमिक स्ट्रोक को। ठीक है, जब अपन सिटी स्कैन देखते हैं ना इस्चेमिक स्ट्रोक की, तो इस्चेमिक स्ट्रोक कैसा दिखाई देता है, ब्लैक कलर का। जो डैमेज होगी ना सेल, उसका कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा। ध्यान रखना, इस्चेमिक स्ट्रोक के अंदर जो डैमेज हुई हुई सेल्स है उनका कलर कैसा होगा, ब्लैक कलर का कलर होगा। ठीक है, तो ये था अपने पास के अंदर पहला टाइप, इस्चेमिक स्ट्रोक। अब आता है अपने पास के अंदर इसका सेकंड टाइप, जिसका नाम है अपने पास के अंदर हेमोरेजिक स्ट्रोक। क्या नाम होता है इसका, नाम है अपने पास के अंदर हेमोरेजिक स्ट्रोक। इसके अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स आर रप्चर, जो ब्लड वेसल्स होती है ना वो रप्चर हो जाती है। ठीक है, जो रक्त नलिका है ना वो फट गई। अब रक्त नलिका फट गई तो जो ब्लड है वो कहां भर जाएगा, ब्रेन में, ब्रेन के बीच में भर जाएगा, तो वो होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक। ठीक है, इसको डेफिनेशन में आपको बताता हूं, इसके अंदर क्या होगा, इस प्रकार के अंदर ब्रेन की रक्त नलिकाएं फट जाती है, जिसके कारण ब्लड ब्रेन में भर जाता है और ब्रेन सेल्स पर दबाव डालता है, जिसके कारण क्या होगी, ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाएगी। और इस कारण को अपन क्या बोलते हैं, ठीक है, दबाव डालता है जिसके कारण क्या होता है, ब्रेन सेल्स क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। और इस प्रकार को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं हेमोरेजिक स्ट्रोक। क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे हेमोरेजिक स्ट्रोक। और इसका जो मुख्य कारण होता है ना वो होता है उच्च रक्तदाब। ठीक है, मुख्य कारण होता है उच्च रक्तदाब, या फिर इसको अपन बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के कारण क्या होता है, ब्लड वेसल्स फट जाती है और उसके कारण जो स्ट्रोक देखने को मिलता है वो कहलाता है हेमोरेजिक स्ट्रोक। ठीक है, तो जैसे अपन ने इसकी सिटी स्कैन देखी थी ना, ये किसकी फिल्म है, ये सिटी है, सिटी स्कैन फिल्म। ठीक है, सिटी स्कैन है ना। अब अपन इसकी देखते हैं, देखो आपको देखते पता लग गया होगा दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, ये क्या है, ये सिटी की फिल्म है, सिटी स्कैन। ठीक है, सेम देखो, ये आ गया अपने पास के अंदर वेंट्रिकल। ठीक है, ये ब्लैक कलर का यहाँ पे वेंट्रिकल आ गया, ये आ गया, इधर आ गया, पीछे की साइड आ गया। ठीक है, और ये बाहर स्कल है ही अपने पास के अंदर। बट यहां पर देखो, ये जो है ना ब्राइट कलर का, ये इसको ऐसा ना करके मैं इसको आउटलाइन कर देता हूँ रेड कलर से, ये वाला पार्ट। और रुको और अच्छे से बताता हूं,
ये वाला पार्ट, ये ठीक है। ये जो पार्ट है ना, ये क्या है, ये है हेमोरेजिक स्ट्रोक। ये क्या है, ये है हेमोरेजिक स्ट्रोक। तो और ये कैसा दिखता है, ये दिखता है ब्राइट कलर का, ठीक है, ब्राइट कलर का ये दिखता है। तो आपको दोनों के अंदर डिफरेंस पता लग गया कि जब भी अपन सिटी देखते हैं उसमें अगर ब्लैक कलर का अपीरियंस आ रही है ना, तो वो कौन सा स्ट्रोक है, वो इस्चेमिक स्ट्रोक है। अगर सिटी स्कैन के अंदर ब्राइट कलर की अपीरियंस आ रही है ना, तो वो कौन सा स्ट्रोक है, वो हेमोरेजिक स्ट्रोक है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि कहां पर हेमोरेजिक स्ट्रोक है और कहां पर इस्चेमिक स्ट्रोक है, ठीक है। और जो हेमोरेजिक स्ट्रोक जो होता है ना, ये 10% के अंदर देखने को मिलता है, बस सिर्फ 10% केस के अंदर हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है। बाकी सब में कौन सा होता है, 90% के अंदर इस्चेमिक स्ट्रोक, ठीक है। अब अपन बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, ठीक है। साइन एंड सिम्टम में अपन को क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहला तो शरीर के एक तरफ लकवा आ जाएगा, लकवे को अपन बोलते हैं पैरालाइसिस, ठीक है। एक साइड के जो लिम्स है ना, वो काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। बोलने में कठिनाई आएगी, बोलने में कठिनाई को क्या बोलते हैं वो आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। चेहरे का टेढ़ापन, एक साइड का फेस लटक जाएगा जिसको अपन बोलते हैं बेल पाल्सी, ठीक है। बेल पाल्सी वैसे के लिए अलग डिजीज होती है, बट अपन बेल पाल्सी कह सकते हैं। दृष्टि में कमी जिसको अपन बोलते हैं ब्लड विजन, दिखने में दिक्कत आएगी पेशेंट को, ठीक है। धुंधला हो जाएगी उसकी आई साइड जो है ना, धुंधली हो जाएगी। हाथ पैरों में कमजोरी, जिधर की साइड में उसको पैरालिसिस आएगा ना, उधर के हाथ पैर क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, पतले पतले हो जाएंगे। लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, वो क्या नहीं कर पाएगा, जो उसका यूरिन कंट्रोल है ना वो खो देगा, कहीं पर भी यूरिन पास आउट कर देगा। डिक्रीज कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन लगा ही नहीं पाएगा क्योंकि बेचारा तो परेशान हो रखा है डिजीज से। अनइक्वल प्यूपिल, अनइक्वल प्यूपिल के अंदर क्या होता है, एक प्यूपिल तो नॉर्मल, दूसरी के अंदर क्या होगा, एक डायलेटेड या फिर कंस्ट्रक्ट, ठीक है। इस डायग्राम से आपको पता लग रहा होगा एक साइड की प्यूपिल तो नॉर्मल है, दूसरी साइड की अलग है, तो इसको बोलते हैं अनइक्वल प्यूपिल, ठीक है। अब जिधर की साइड स्ट्रोक आता है ना, मतलब जैसे राइट में है या लेफ्ट में है, मान लो राइट साइड में स्ट्रोक आया ना, तो उसकी जो राइट आई है ना वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। और अगर लेफ्ट में आया ना तो उसकी लेफ्ट आई चेंज हो जाएगी। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, हाफ विजन लॉस। हाफ विजन लॉस का मतलब होता है जैसा अपन है तो अपन को इधर का पेरिफेरल विजन भी दिख रहा है, इधर का पेरिफेरल विजन भी दिख रहा है, बट जो स्ट्रोक के पेशेंट होता है ना उनका पेरिफेरल विजन बिगड़ जाता है, तो उनको एक सर्टेन, जैसे मान लो मेरा ये हाथ है ना, इसके इधर का कुछ नहीं दिखेगा उनको, उनको केवल इधर इधर का दिखेगा, इधर का नहीं दिखेगा, तो इसको अपन बोलते हैं हाफ विजन लॉस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। साथ के अंदर यहां पर है ना एक और साइन देखने को मिलता है जिसको अपन बोलते हैं बी फास्ट, क्या बोलेंगे इसको, अपन बोलेंगे बी फास्ट, ठीक है। एक सेकेंड मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं इसको एक बार, ठीक है। बी फास्ट नहीं, यहां पे कौन सा साइन देखने को मिलेगा, यहां पे देखने को मिलेगा फास्ट साइन, ठीक है। ये इसको अलग से करके लिखना, यहां पर देखने को मिलेगा फास्ट, ठीक है। इसको चेतावनी संकेत भी बोलते हैं अपन, कि अगर किसी को स्ट्रोक आने वाला होता ना उससे पहले वो ये संकेत देता अपन को, ठीक है। F4 फेस, F4 क्या होता है, फेस। A4 होता है आर्म, ठीक है। S4 होता है स्पीच, T4 होता है अपने पास के अंदर टाइम, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जो फेस है ना वो क्या हो जाएगा, लटक जाएगा, या फिर बोल दो टेढ़ा हो जाएगा, फेस जो है ना वो टेढ़ा हो जाएगा। हाथ पैर जो है वो क्या हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। स्पीच, स्पीच क्या होगी, बंद भी हो सकती है, और ये समझ लो अनशेकेबल नहीं होता, समझ में ही नहीं आएगा क्या बोल रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बोलने में कठिनाई, बोलने में दिक्कत,
ठीक है, आप समझ जाना। और टाइम, टाइम का मतलब होता है तुरंत, जितना जल्दी हो सके कहां पर ले जाओ, हॉस्पिटल। अगर आपको ये बी अगर आपको ये फास्ट साइन देखने को मिल रहा है ना, तो आपको फटाफट कहां लेके जाना है पेशेंट को, हॉस्पिटल। क्योंकि स्ट्रोक या फिर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी दिक्कत है, उसके अंदर एक ही होता है, जितना जल्दी इलाज मिलेगा पेशेंट के, हाईली चांसेस है वो उतना रिहैब कर सकता है डिजीज से। तो अगर आपको फास्ट दिख रहा है, फास्ट सिम्टम दिख रहे हैं, तो पेशेंट को जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल लेके चले जाओ। ठीक है, अपन डायग्नोसिस की बात करते हैं। डायग्नोसिस ऐसे, ठीक है, डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है पेशेंट तो बताएगा नहीं उसको क्या हुआ है, तो जो साथ में जो अटेंडेंट आए उनसे पूछेंगे कब आया, क्या क्या हुआ था, गिरे तो नहीं थे, ठीक है, या फिर और कुछ, सारी चीजें पूछेंगे हिस्ट्री टेकिंग में। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और फिजिकल एग्जामिनेशन किससे करते हैं अपन, जीसीएस, जीसीएस स्कोर से, ग्लासगो कोमा स्कोर से करते हैं। और मैं आपको यहां पर एक ट्रिक बता देता हूं, अगर जीसीएस स्कोर, अगर जीसीएस, ठीक है, 8 या 8 से कम है, तो आपको पेशेंट को क्या कर देना है, इंक्यूबेट। ठीक है, पेशेंट को इंक्यूबेट कर देना, या तो उसका एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल देनी है, या फिर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब डाल देनी है, और क्या चालू कर देना है उसके, ऑक्सीजन चालू कर देना है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन किससे करेंगे, जीसीएस से। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई सा भी नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर हो, चाहे माइग्रेन हो, चाहे इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो, मेनिंजाइटिस हो, पार्किंसन हो, सीजोफ्रेनिया हो, या फिर अपने पास करना स्ट्रोक हो, हेड इंजरी हो, माइस्थीनिया ग्रेविस हो, सब में आपको क्या चेक करना है, जीसीएस स्कोर चेक करना ही करना है। ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, आरबीएस, आरबीएस का मतलब होता है रैंडम ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर चेक करेंगे पेशेंट की। लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल में क्या आता है, एचडीएल और एलडीएल। ठीक है, जो पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल है ना बॉडी का, वो चेक करेंगे। पेशेंट के सिटी स्कैन करवाएंगे, और पेशेंट के एमआरआई करवाएंगे। सिटी स्कैन की रिपोर्ट अपन ने दोनों देख ही ली। अगर इस्चीमिक है तो कैसा दिखेगा, ब्लैक। ठीक है, और अगर हेमोरेजिक है तो कैसा दिखेगा, ब्राइट। ठीक है, कैसा दिखेगा, ब्राइट कलर का दिखेगा, क्लॉट, या फिर जहां से सेल डैमेज हुई है वो पार्ट। ठीक है, अब इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में सबसे पहला आता है थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी को आप कैसे समझोगे, ये ब्लड को करती है पतला, ब्लड को पतला करती है। ठीक है, और इसके अंदर जो अपन ड्रग यूज करते हैं ना, ठीक है, इसके अंदर अपन जो ड्रग यूज करते हैं वो होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, ड्रग कौन सी यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली यही करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, जो ड्रग्स आती है ना वो होती है स्ट्रेप्टोकाइनेज, वो देते हैं। आपने नाम सुना होगा, कौन सा, एट्रोपिन, हिपेरिन। ठीक है, वो सब किसके अंदर आती है, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी में आती है, जो खून के थक्के को गला देती है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए कौन सी देते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं, बीटा ब्लॉकर ड्रग आती है। ठीक है, जिसका नाम होता है एटेनॉल। ठीक है, एटेनॉल ड्रग आती है। फिर आता है एसी इनिबिटर, एसी इनिबिटर में है ना, कौन सी आती है, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन। ठीक है, ये ड्रग आती है। फिर आता है सीसीबी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग आती है। और भी बहुत सारी ड्रग होती है बीपी कंट्रोल करने के लिए। ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, O2 स्टार्ट कर देंगे उसके, ठीक है, ऑक्सीजन स्टार्ट कर देंगे। और साथ में क्या देंगे, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, ठीक है, जो कि इसको किससे बचाएगी, सीजर से। सीजर से बचाने के लिए ड्रग क्या कर देंगे अपन, स्टार्ट कर देंगे। साथ में बहुत सारी ड्रग देते हैं अपन, ठीक है, जिसको अपन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा पेंटाप्राजोल, ठीक है, प्रोटोन पंप इनिबिटर कहते हैं अपन उनको।
पेंटाप्राजोल जो होती है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में आती है। पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे, ठीक है। साथ में एंटीएमेटिक ड्रग देंगे, एंटीएमेटिक ड्रग देते हैं अपन, है ना। और क्या कर देते हैं, कैथेटराइजेशन कर देते हैं, कैथेटर, ठीक है, कैथेटर लगा देंगे, ठीक है, और कैथेटर लगा देंगे, है ना। ये सब केयर, सारी जो ट्रीटमेंट होती है ना, ये करते हैं अपन स्ट्रोक के अंदर। अब आपको यहाँ पर जो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है ना, इसका क्या होता है ना, जो स्ट्रोक होता है ना, इसका हमेशा अपन जो नर्सिंग इंटरवेंशन करते हैं ना, वो कैसे करते हैं, एक तो एक्यूट स्ट्रोक में करते हैं। एक्यूट स्ट्रोक मतलब पेशेंट आया ही है आपके पास में, आपको पता लगा है कि इसको स्ट्रोक है, डायग्नोसिस हो चुका है स्ट्रोक है, अब आपको उसकी केयर करनी है। तो सबसे पहले तो आपको उसका एयरवे मेंटेन करना है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, अगर 8 या 8 से कम है क्या जीसीएस, तो आपको उसको क्या कर देना है, इंट्यूबेट, ठीक है। या तो उसका एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल दो, ईटी ट्यूब, या फिर उसका डाल दो टीटी, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब डाल दो, है ना। और ऑक्सीजन उसके स्टार्ट कर देनी है, एयरवे मेंटेन करना है। दूसरा आपको क्या देखना है, उसके वाइटल साइन देखने हैं, जैसे बीपी, रेस्पिरेशन रेट, टेम्परेचर, है ना। और क्या आता है, बीपी हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, पल्स, है ना। ये सब आपके उसको क्या करना है, पेशेंट के चेक करने हैं। बेड को हमेशा कितने डिग्री के कोण पे रखना है, 30 डिग्री सेमी फाउलर पोजीशन में, सेमी फाउलर पोजीशन में रखना है अपन को बेड को, ठीक है। किससे बचाएगा, ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बढ़ने से बचाएगा। और साथ में क्या करते रहना, जीसीएस चेक करते रहना हर 1 से 2 घंटे के बीच में, 1 to 2 आवरली, 1 से 2 घंटे के बीच में आपको जीसीएस चेक करते रहना है, ठीक है। मैं आपको यहां पर एक और चीज बता दूं कि जो स्ट्रोक होता है ना, वो डिपेंड करता है कहां पर आया, उसके अकॉर्डिंग सिम्टम्स आते हैं। जैसे फ्रंटल लोब में आएगा तो क्या सिम्टम आएंगे, वो बहुत डीप चल जाता है, मैं आपको उसके बारे में नहीं बता रहा डिटेल में इतना। तो आप ध्यान रखना कि जहां पर स्ट्रोक होगा ना, उसके अकॉर्डिंग सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा। तो ये जो अपन ने नर्सिंग इंटरवेंशन देखा ना, ये किसका देखा था, एक्यूट स्ट्रोक का, सॉरी, कि जब पेशेंट आए ही है आपके पास में। अब आता पोस्ट एक्यूट फेज। पोस्ट एक्यूट फेज का मतलब है 1 से 2 दिन बाद, कि अब पेशेंट को 1 से 2 दिन मतलब 24 से 48 घंटे निकल चुके हैं, तो आपको क्या करना है, हर 2 घंटे के अंदर पेशेंट को करवट दिलानी है, ठीक है। इससे क्या होगा, प्रिवेंट बेड सोर। जो बिस्तरी घाव होते हैं ना, मैंने हिंदी की बुक में पढ़ा था एक बार, बिस्तरी घाव, बेड सोर का नाम था बिस्तरी घाव। तो बेड सोर से बचाएगा, ठीक है। स्किन, माउथ और बैक केयर करनी है, ठीक है। ओरल केयर करनी है, स्किन केयर करनी है, बैक केयर करनी है, ठीक है। जो सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है ये, ठीक है। ये क्या करेगी, ब्लड फ्लो को बढ़ाएगी, ब्लड फ्लो को ये करती है इंक्रीज, ठीक है। हाथ पैरों की एक्सरसाइज करवानी है, फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी करवानी है अपन को पेशेंट की। साथ में उसको जो डाइट देंगे ना, वो सेमी सॉलिड डाइट देंगे। उसमें क्या आता है, उसके अंदर आता है दाल का पानी, ठीक है, जो प्रोटीन को बढ़ाता है, ठीक है। नारियल पानी, नारियल पानी देते हैं, है ना। खिचड़ी, खिचड़ी आती है ना, वो देंगे अपन, ठीक है। ये सेमी सॉलिड डाइट होती है, ये पेशेंट को देंगे। साथ में जब वो घर जाता है ना, तो भी उसका ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। उसको बताना पड़ता है टाइम से दवाई लेनी है, इतने इतने टाइम बाद आपको चेकअप कराना है, ये साइन आए तो आपको वापिस आना है। वो आती है रिहेबिलिटेटिव केयर। तो अपन एक छोटी सी समरी ले लेते हैं कि अपन ने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो अपन ने पढ़ी थी डेफिनेशन, ठीक है, परिभाषा पढ़ी थी। उसके बाद अपन ने देखे थे कॉजेज, है ना। उसके बाद अपन ने देखे थे टाइप्स, 2 टाइप्स के टाइप्स देखे थे, इस्चेमिक और हेमोरेजिक, है ना। फिर इसके बाद में अपन ने क्या देखा था, इसके बाद में अपन ने देखा था डायग्नोसिस, फिर इसके बाद अपन ने देखा था ट्रीटमेंट, और लास्ट में अपन ने बात करी थी नर्सिंग इंटरवेंशन की। ये एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज आप इसको तैयार करके जावे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैं को
जहां तक है कि ये आएगा ही आएगा आपके पेपर के अंदर। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।